दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हों। दोस्तों कितनी विचित्र बात है, जब सरकार ये कहने लगे, इस बात का प्रचार होने लगे, जोर शोर से प्रसार होने लगे कि कोरोना संक्रमण के काल में इस देश के भीतर ऑक्सीजन की कमी से तो कोई मौत हुई ही नहीं, तो वास्तव में आप सभी आश्चर्यचकित होंगे। निश्चित तौर पर यह गंभीर मुद्दा है दोस्तों। जिस तरीके से सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा, आप सभी को सोचने पर तो ये बात विवश कर ही देगी कि आखिर हम कैसे देश में रह रहे हैं। क्या लोकतंत्र का मतलब जनता को बहकाना है? क्या लोकतंत्र का मतलब मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड क्रिएटिंग प्लान्स अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी है? दोस्तों इस पर आप सभी को विचार करना चाहिए कि आखिर जिस व्यवस्था को हम अपना कीमती वोट दे करके चुनते हैं, वो व्यवस्था आखिर कैसे बदल जाती है। किस तरीके से संसद के भीतर जाते ही वो प्रतिनिधि, वो लोग जो जनसेवा का वायदा करते हैं, किस तरीके से वो वायदे से मुकर जाते हैं। दोस्तों इस देश की जनता कोरोना संक्रमण के काल में दूसरी लहर में बुरी तरीके से प्रभावित हुई। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, जिन परिवारों के भीतर इस त्रासदी से हाहाकार मचा, उन परिवारों से मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर उनसे पूछना चाहिए कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्ट की क्या हालात थे। दोस्तों निश्चित तौर पर कोई भी सरकार, चाहे इस वक्त में विपक्ष में हो या वो पार्टी जो इस वक्त में सत्ता में, जब सत्ता के अंदर कोई चला जाता है तो निश्चित तौर पर खुद को सर्वोपरि और बिल्कुल सत्यनिष्ठ करने की एक परंपरा, एक होड़ सी चल जाती है, और उसी परंपरा में राज्यसभा में बयान दिया गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने सरकार से पूछा था कि कोरोना संक्रमण के काल में ऑक्सीजन की वजह से कितनी मौत हुई, क्या व्यवस्था उस वक्त में हमारे देश के भीतर बन पाई जब लहर, अपनी कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी। लेकिन दोस्तों सरकार ने जो जवाब दिया वो वास्तव में चौंकाने वाला था। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने लिखित में जवाब दिया और उसमें कहा गया कि कोई भी मौत, जो हमारे पास आंकड़े हैं, राज्यों की तरफ से जो आंकड़े आए हैं, उनके मुताबिक कोई भी मौत इस देश के भीतर ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। और इसके अलावा दोस्तों एक और चौंकाने वाली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने कहा कि ये तो राज्य का मैटर है। यानी कि एक तरीके से ये कहने का यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से प्रयास किया गया कि आप इस बात को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूछें, वहाँ से आप डाटा कलेक्ट करें। क्या दोस्तों देश के लोगों को इसी तरीके से मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? और इसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल जो उठता है, आप सभी के मस्तिष्क में भी वो सवाल कौन रहा हो, क्या देश की अदालतों ने बिना मतलब में ही सुनवाई की? क्या कुछ हुआ ही नहीं? क्या डॉक्टर्स लोग झूठ बोल रहे थे? वास्तव में दोस्तों एक गंभीर सवाल है जिस पर मंथन होना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। दोस्तों कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसकी साख पर धब्बा लगे, और कोई भी सरकार दोस्तों ये नहीं चाहेगी कि देश के नागरिकों की जान चली जाए। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार ये जरूर चाहेगी कि जब अव्यवस्था हो जाती है, उस अव्यवस्था के काल में उसकी साख पर धब्बा ना लगे, उसे बचाने का एक प्रयास हर पार्टी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली के भीतर हाई कोर्ट में क्या हुआ। दोस्तों ये वो आंकड़े मैं आपके सामने रखूँगा जिनसे ये बात स्पष्ट हुई कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कितनी मौत और किस तरीके से दोस्तों हुई। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि 1 मई को दिल्ली का बत्रा अस्पताल, जाना माना अस्पताल है दिल्ली का, आप सभी जानते हैं उसमें क्या होता है। दोस्तों मैं वो आंकड़े आपको देना चाहूँगा। बत्रा अस्पताल के जो एग्जीक्यूटिव है दोस्तों, वहाँ पर सुधांशु बनकटा जी, उन्होंने कहा कि 12 मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे अस्पताल में हुई, या फिर सप्लाई चेन में बाधा आने की वजह से हुई। इसके अलावा दोस्तों दूसरे आंकड़े पर भी आप गौर कीजिएगा। जयपुर गोल्डन ने इस बात को स्वीकार किया कि 25 लोगों की जान चली गई 26 अप्रैल के करीब। दोस्तों ये बात स्वीकार की गई। इसके अलावा तीसरे पर भी दोस्तों मैं आपको लेकर के आना चाहूँगा। तीसरा एक और ऐसा ही पॉइंट आपको मैं देना चाहूँगा जो आता है दोस्तों कर्नाटका से।
कर्नाटक में कोर्ट ने एक पैनल बनाया और उस पैनल ने क्या कहा दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पैनल ने कहा कि वहाँ का जो जमराजरनगर जिला अस्पताल है कर्नाटक का, वहाँ पर 35 लोगों की मौत हुई। कोर्ट के सामने उस कमेटी ने इस बात का जिक्र किया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कर्नाटक सरकार ने उस बात को अस्वीकार कर दिया। क्या अस्वीकार कर देने मात्र से पर्दा पड़ सकता है बातों पर? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि लोगों की मौत हुई ही नहीं? दोस्तों, एक और अस्पताल का मैं आपको दौरा करवाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आंकड़े याद रखिएगा। दोस्तों, 2 मई दिल्ली के सीताराम भारती अस्पताल ने कहा कि हमारे पास केवल आधे घंटे की ऑक्सीजन बची, लेकिन हमारे पास मरीज 42 है, यानी कि 42 पेशेंट्स वहाँ पर थे। तो ऐसे में दोस्तों अदालत क्या करती है? अदालतों ने तमाम फटकार सरकारों को लगाई, चाहे दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार। सरकारों को कहा गया कि अब पानी सर से ऊपर पहुंच चुका है, अब सरकारों की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन क्या सरकार के ये कह देने मात्र से राज्यसभा के भीतर कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, स्थिति सामान्य हो जाएगी? दोस्तों, आप इस पर विचार जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं ये गंभीर सवाल है, गंभीर मुद्दा है, जो हमारे देश के भीतर काफ़ी लंबे समय तक दोस्तों गर्म रहने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों एक और ज़रूरी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, आपकी जानकारी के लिए दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री ने 2 बैठकें की 16 से 22 अप्रैल के बीच में। वो बैठकें क्यों की गई, आप इस पर भी एक विचार कीजिए, मंथन कीजिए दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हमारी सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए क्या कर रही है, किस तरीके से हम व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि संसद के मानसून सत्र में किस तरीके से मौसम की तरह सरकार बदल गई और सरकार ने ये कहा कि कोरोना में ऑक्सीजन की तो कोई कमी थी ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत हुई ही नहीं। क्या सभी चिकित्सक झूठ बोल रहे हैं या जो लोग मरे हैं उनकी संवेदनाएं झूठी हैं? सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। दोस्तों, इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि विपक्ष ने किस तरीके से हमलावर रुख अख्तियार किया। कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी मैदान में आती है। प्रियंका जी जमकर तीखे हमले इस वक्त में मोदी सरकार पर कर रही है कि सरकार ने लोगों को गुमराह करने का कार्य किया है, लोगों की संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं संक्रमण के काल में जो मौतें हुई, चाहे कोई भी सरकार हो, अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए एक तरीके से ये प्रयास जरूर करती है कि कहीं ना कहीं आंकड़ों में हेर फेर किया जाए। चाहे कोई भी सरकार किसी भी देश के भीतर आप देख लीजिए, कोई भी सरकार वास्तविकता को सामने लेकर के कभी नहीं आती है। लेकिन जिस तरीके से ये कह देना कि मौत तो हुई नहीं, दोस्तों बिहार सरकार ने भी वही रुख अख्तियार किया, तमिलनाडु ने भी फिर ऐसा ही कह दिया कि कुछ हुआ ही नहीं, और बिहार में तो भाजपा के गठबंधन की सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये देश के नागरिकों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। दोस्तों, मौत होना एक किसी सरकार के हाथ की बात नहीं होती। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि मौत हो, लेकिन सरकार का नैतिक दायित्व यह भी है कि वो सच्चाई को ईमानदारी के साथ स्वीकार करे, क्योंकि लोकतंत्र में झूठ से लोकतंत्र की शाख कमज़ोर होती है। देश के नागरिकों का लोकतंत्र पर विश्वास कमज़ोर होता है। एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए यह बात अनिवार्य है कि उसके भीतर जो सरकार शासन में है वो ईमानदारी के साथ सच्चाई सामने रखे। अगर सरकार ईमानदारी के साथ सच्चाई सामने रखेगी तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि सरकार की साख पर थोड़ा धब्बा लगे, थोड़ा दाग लगे, लेकिन वो दाग तो लगेगा उन लोगों के साथ भी तो अब अन्याय हुआ है झूठ बोलने से। जिन लोगों को ये कहा गया कि अब ऑक्सीजन की शॉर्टेज से कोई मौत नहीं हुई। दोस्तों, यहाँ पर झूठ से तात्पर्य वही है कि सच्चाई सामने ना रखना। दोस्तों, ईमानदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है, लेकिन उसे मजबूत करने के लिए देश के भीतर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर भी जवाब तलब होना चाहिए।
दोस्तों यदि सब कुछ सामान्य था तो यहाँ पर मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देश के भीतर नया स्वास्थ्य मंत्री अब हमें मिल गए हैं, हर्षवर्धन जी को क्यों हटाया गया? आप इस पर भी विचार कीजिएगा। यदि कोविड का मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक तरीके से हमारे देश के भीतर चल रहा था, सब कुछ सामान्य था, तो मंत्रिमंडल से जिन नेताओं की छुट्टी की गई, क्या उनका परफॉर्मेंस देख करके छुट्टी की गई या फिर चुनावी राज्यों को देख करके छुट्टी की गई? दोस्तों अक्सर भारतीय जनता पार्टी इस बात पर फोकस करती है कि हमारी सरकार मंत्रियों के कामकाज को देख करके उनका प्रमोशन और डिमोशन करती है। यदि आप उसी बयान को आधार मान करके इस बात का विश्लेषण करें और चलिए मान लेते हैं कि सरकार ने प्रदर्शन को देख करके और आवश्यकताओं को देख करके मंत्रियों की फेरबदली की, तो यहाँ पर आप मुझे एक बात बताइए कि स्वास्थ्य मंत्री का हर्षवर्धन जी का डिमोशन क्यों हुआ? उन्हें क्यों हटाया गया? उनके भीतर क्या कमी थी? क्या उन्होंने मैनेजमेंट को ठीक से नहीं किया, या फिर ये केवल एक जो मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया वो केवल इसलिए किया गया कि चुनावी राज्यों को ध्यान में रखा जाए? 2022 में चुनाव है विधानसभा के दोस्तों, उन चुनाव को ध्यान में रख करके, उन राज्यों को ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं परिवर्तन किया गया। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि भाजपा को उत्तर प्रदेश फतेह करना है, भाजपा को उत्तराखंड फतेह करना है। धामी साहब के साथ भी दोस्तों पुष्कर सिंह धामी को लेकर के आया गया, तो उसमें भी ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संकट वहाँ पर बताया गया था। लेकिन यदि सरकार चाहती तो 6 महीने पहले भी विधानसभा को, उत्तराखंड की विधानसभा को भंग करके चुनाव करा सकती थी, लेकिन वो केवल एक राजनीतिक मुद्दा था, जातीय समीकरण बैठाना था। कहीं ना कहीं ये सब खेल राजनीति के भीतर भारत के लोकतंत्र में आम बात है, लेकिन इससे हानि देश के लोगों की होती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सामने सच्चाई आए, ईमानदारी के साथ देश के भीतर कार्य हो। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में इतना है।